टेररिज्म जो है ये तो रूट कॉज है कि जब से अफगान यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं। टेररिज्म एक ऐसा चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा चैलेंज है जो न सिर्फ ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान होता है बल्कि जो ग्रोथ हो रही होती है वो उसको रोक लेता है। हमारी इकोनॉमी को भी स्मगलिंग ने ब्लीड किया है। ईरानियन ऑयल बेचते हैं लेकिन फिर भी कोई क्रैकडाउन उनके खिलाफ मतलब इतना खास नहीं देखा जाता। कंप्लीटली तो ये रुक नहीं सकता है। इकदामात जो हैं वो क्यों नहीं लिए जा रहे? डॉलर नीचे है ना, ये बगैर इकदामात के नहीं है। इस चीज को रोका है तो महंगाई पहले से नीचे आई है। पेट्रोल जो नीचे है वो कैसे है? क्या मोटिवेशन है पाकिस्तान रहने की? हमारी यूथ को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। चाइनीज ऑफिशियल्स आते हैं, वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, सिक्योरिटी के मसाइल उनको दरपेश हैं। गवादर इज गेटवे, CPEC इज होप, और इकोनॉमिक फ्यूचर इज इन CPEC एंड गवादर। जिस दिन हमें ये रियलाइजेशन होगी कि हम अजीम कौम नहीं और हमने अजीम कौम बनना है, पाकिस्तान विल राइज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट। पाकिस्तान दीगर मसाइल से दरपेश है, चाहे वो अनफरादी हो या माशी, जिसमें स्मगलिंग, इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज़ और सबसे बड़ा मसला जो सिक्योरिटी का मसला है, चाहे वो एक कारोबार के लिए हो या एक आम पाकिस्तानी के लिए। तो क्या पाकिस्तान इन सब मुश्किलात को शिकस्त दे पाएगा? तो इन सब बातों के लिए हमारे साथ मौजूद है द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सरफराज बुगटी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर, आपका एक प्रोलॉन्ग पॉलिटिकल कैरियर रहा है एंड नाउ यू आर द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आप जिस तरह आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो अपने चाइल्डहुड से लेकर नाउ आप प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन, तो कैसा रहा सर आपका सफ़र? सफ़र बड़ा मुश्किल था और बड़ी एक जदोजहद की तवील दास्तान है। और ख़ास तौर पे आई गिव क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, मेरे वालिद साहब को, कि बिकॉज ऑफ हिम मैं यहाँ हूँ। और फिर माय जो स्कूलिंग थी, ज़ाहिर है टीचर्स, और वो एक बहुत लंबा और एक तवील जदोजहद था। सर, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि आप बलूचिस्तान से हैं, तो ये कुछ 20 से 30 साल तो उस सूबे के लिए काफ़ी सख्त रहे हैं कि टेररिज्म अभी तक वहाँ पे कहते हैं हमारी आर्म फोर्सेस इन अ स्टेट ऑफ वॉर हैं। तो सर, कितना मुश्किल है आपके लिए, ऐसा कहते हैं बलोची पॉलिटिशियन, क्या आपके ऊपर भी कुछ इस तरह के अटैक्स वगैरह या कोई कहते हैं थ्रेट्स वगैरह? देखिए, दिस इज़ नथिंग न्यू फॉर अस। सिंस चाइल्डहुड हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये थ्रेट्स हैं, और हमारी बलोची में इस थ्रेट को डाह कहते हैं। तो ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो दो आई एस्केप्ड लाइफ असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मैनी टाइम्स, सो ज़ाहिर है थ्रेट्स तो हैं। और उन थ्रेट्स को सामने रख के जब पाकिस्तान के कॉज के लिए आप निकलते हैं, जब आपका मकसद सिर्फ अपने वतन की खिदमत हो, मकसद सिर्फ उन गरीब लोगों को शख्सी आज़ादी दिलानी हो, चाहे वो किसी सरदार के अगेंस्ट हो, सरदार की ग़ुलामी से आज़ादी दिलानी हो, कोई उन नॉर्म्स के साथ जो ट्राइबल नॉर्म्स सदियों से चले आ रहे हैं और जो फरसूदा हैं, जो बेहतर है उनको तो अडॉप्ट करना चाहिए, जो फरसूदा है उसके ख़िलाफ़ लोगों को निकालना बड़ा चैलेंजिंग काम है, बड़ा मुश्किल काम है। और ऐसे में निकालना कि जब लोग ख़ुद निकलने के लिए तैयार ना हों। जो उस ऑर्बिट में, जो एक ऑर्बिट है, जो कोलू का बैल है, वो ख़ुद अपने आप को कहता है कि मैंने निकलना नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए एडवोकेसी करना और उनको लिबर्टी का मज़ा सिखाना बड़ा मुश्किल काम है। और वो मुश्किल टास्क हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते आएंगे। सर, जिस तरह मैंने अभी बात की कि बहुत ज़्यादा टेररिज्म एक फेस किया गया है, एंड अभी भी अगर आप कुछ 1-2 साल की बात करें तो दोबारा से इस चीज़ के ऊपर मतलब थोड़ी सी ज़्यादा कहते हैं फेज़ में गया है पाकिस्तान। तो क्या जिस तरह हर एक हुकूमत आती है तो वो यही बात कहती है हम इस चीज़ को एरेडिकेट कर देंगे, तो क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि सबसे बड़ा मसला इंडस्ट्रियल वाली साइड पे आता है, पाकिस्तान की ग्रोथ में आता है। तो क्या इक़दामात किए जा रहे हैं अभी? देखिए, अगर हर हुकूमत ये काम करती ना, तो कंसिस्टेंट नहीं है अपनी पॉलिसीज़ में, तो आज ये दहशतगर्दी ना होती। एक हुकूमत फ़र्ज़ करें कि 13 से 18 में आई, या उससे पहले 7 से ऑनवर्ड आई, सवात ऑपरेशन हुआ, फिर हमने देखा ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, ऑपरेशन मियाँ साहब के टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशंस हुए। फिर हमने देखा कि जब खान साहब आए तो उन्होंने TTP के लिए उनके लिए कोई सिंपैथीज़ थी, या मिस्क्रेंट्स के लिए, या वो समझते थे कि मैं एंटी वॉर हूँ, तो उसमें फिर कंसिस्टेंसी ना रही। और जब कंसिस्टेंसी नहीं रही, तो आप हमेशा याद रखें कि जब आप इंसर्जेंसी लड़ रहे होते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ रहे होते हैं, तो आपने उनको स्पेस नहीं देना होता। जो ही आपने स्पेस उनको दे दिया, तो दैट इज़ वो एक लम्हा भी नहीं लगाते उस स्पेस को फिल करने में। जब वो स्पेस फिल कर लेते हैं, तो वो फिर आप पर दोबारा रीऑर्गेनाइज होके, रीग्रुप होके और रीमर्ज होके आप पर अटैक्स करते हैं, और उसका नुकसान फिर जो है वो मासूम लोगों की जानों में जाता है।
आपकी बात दुरुस्त है कि टेररिज्म एक ऐसा चैलेंज है, लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा चैलेंज है जो न सिर्फ ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान होता है, बल्कि ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी में जो ग्रोथ हो रही होती है वो उसको रोक लेता है। तो दिस इज़ अलार्मिंग, और हमारा फोकस है, लिमिटेड टाइम के लिए हम आए हैं कि इस लिमिटेड टाइम में किसी किस्म की टेररिज्म जो है उसकी तरफ ज़ीरो वायलेंस हो। सर ये टेररिज्म जो है ये तो रूट कॉज है कि जब से अफ़गान यहाँ पे पाकिस्तान में आए हैं, अभी जिस तरह कहते हैं यूएन की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 37 लाख अफ़गान रेफ्यूजीज़ हैं, जिसके अंदर सिर्फ पाकिस्तान में 13 लाख वो हैं जिनके मतलब जिनकी शनाख्त हो सकती है। लेकिन बाकी जो हैं, क्या इस चीज़ के ऊपर जिस तरह अभी हम रिसेंटली देखते आए हैं कि एक कहते हैं बहुत बड़ा ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो क्या आपने इस चीज़ के ऊपर जितने भी आपने स्टेप्स लिए हैं, तो क्या कोई पॉज़िटिव वे में चीज़ें जा रही हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेज़ हैं पाकिस्तान को? देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है। ये जो रिपैट्रिएशन प्लान है ये अंडर कंसिडरेशन था फॉर मैनी मंथ्स, और उसको अगर अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के हम करीब पहुँचे तो चैलेंज तो बड़ा है। और देखिए, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि वो लोग जो बग़ैर किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के सफ़र करते हैं, बग़ैर किसी वीज़ा के, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ आप देखें कि हमारे अर्बन सेंटर्स में, कराची चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, क्वेटा, अबशार, यानी कि हमारे अर्बन सेंटर्स में वो लोग रह रहे हैं और विदाउट एनी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी पासपोर्ट। तो ज़ाहिर है वो एक बात जो रेफ्यूजीज़ के हवाले से कहा था, हम रेफ्यूजीज़ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, और दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिन्होंने इतना अरसा रेफ्यूजीज़ को रखा है और उनकी खिदमत की है। हम तो इलीगल फॉरेनर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं और इलीगल फॉरेनर्स को निकालेंगे इंशाल्लाह। सर तो क्या आपके पास अभी कहते हैं कोई फिगर है कि अभी इस गवर्नमेंट ने, जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, तो कितने अभी तक आप लोग भेज चुके हैं वापस अपने मुल्कों में इनको? देखिए, 1 नवंबर तक तो हमारा वॉलंटरीली जो रिटर्न है उसको हम इनकरेज करें, ताकि वो लोग होल्डिंग सेंटर्स में ना आएँ, उनको तकलीफ़ ना हो, खुद जाएँ। तो उसमें तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो लोग जा चुके हैं विद इन लास्ट 2-3 वीक्स। तो हम 2 दिन और रह गए हैं, कल का और परसों का, तो उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि और लोग भी जाएंगे। उसके बाद भी जो वॉलंटरी रिटर्न होगा उसको हम इनकरेज करते रहेंगे। जो लोग खुद जाते हैं बॉर्डर की तरफ जाएं, हम होल्डिंग सेंटर में नहीं रखेंगे उनको। हाँ, जो छुप रहा होगा, जो भाग रहा होगा, उसको ज़रूर पकड़ेंगे, उसको ज़रूर होल्डिंग सेंटर में लाएंगे और उसको ज़रूर डिपोर्ट तो करेंगे। सर आपको नहीं लगता ये एक नादरा का फेलियर है कि जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एक तो इनफ्लक्स को कार्ड भी जारी कर दिए हैं, लेकिन अब जब बाहर निकालने की बारी आई है तो अभी वो उसी तरह मुश्किलात का शिकार हैं? देखिए, नादरा एक नेशनल सिक्योरिटी का इदारा है। दुख होता है जब वहाँ पर इतनी रेगुलेटरीज देखी कि जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों को आईडी कार्ड्स दिए गए, लाखों की तादाद में फेक आईडी कार्ड्स, उस पर पासपोर्ट्स बने, लोगों ने ट्रैवल किया, बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान से बाहर पकड़े गए, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन वो बदनामी पाकिस्तान के हिस्से में आई है। तो मैं समझता हूँ कि एक भी पाकिस्तानी जो है वो, उसकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसके ट्री में उसकी डाटा का ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट है, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा जुर्म है। आपके डाटा में आप अंदाज़ा लगाएं आपके सिबलिंग्स के अलावा किसी और का नाम हो, हाउ यू फील, ये कितनी अजीब सी बात है। तो ज़ाहिर है वो उसको फिर उसी अंदाज में देखा जा रहा है। अभी एक जन साहब को पोस्ट किया गया है, तो प्रॉब्ली ये अब चीज़ें बेहतर होंगी। सर मौशी तौर पे अगर देखा जाए तो जब से ये रेफ्यूजीज़ आए हैं, मतलब जिस तरह मैंने आपको डाटा बताया कि 37 लाख हैं अभी तक, तो क्या इन 37 लाख वजह से जो स्मगलिंग है वो स्मगलिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी? और हर हुकूमत आके ये कहती है हम बहुत बड़ा कहते हैं क्रैकडाउन करेंगे, लेकिन कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस चीज़ के ऊपर। तो क्या स्टेप्स अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट उठा रही है? देखिए, मैं ना माजी वालों की बात करूँगा ना आने वालों की बात करूँगा। अपनी बात करूँगा कि हमने तो एंटी स्मगलिंग ड्राइव जो शुरू की है उसका फ़ायदा ये हुआ है कि डॉलर नीचे आया। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि वीट की स्मगलिंग रुक गई है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि शुगर की स्मगलिंग रुक गई है। आज शुगर मार्केट में अवेलेबल है और कम प्राइसेस में अवेलेबल है। उससे ओवरऑल आपकी सोसाइटी में ये जो स्मगलिंग है ना, ये हमेशा नेशन स्टेट्स को की इकॉनमी को ब्लीड करती है। हमारी इकॉनमी को भी स्मगलिंग ने ब्लीड किया है, हमारी इकॉनमी को भी स्मगलिंग ने तबाह किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक बड़ी बीमारी है, और इसमें ज़ाहिर है ये ऊँटों पे स्मगलिंग नहीं हो रही थी, ये गाड़ियों पे हो रही थी, सड़क पे हो रही थी, जी सर, ये चेक पोस्टों से गुजर के हो रही थी। 3 बिलियन लीटर ऑयल मतलब ईरान से स्मगल होता है और पर ईयर, और जिसमें 60 बिलियन
कहते हैं रुपीज़ का लॉस हो रहा है पर ईयर पाकिस्तान को। बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। अब हमने रोका है, अब आप देखें अभी आपको कंप्लीटली तो ये रुक नहीं सकता है। एटलीस्ट अब स्टेट पैटर्नेज तो नहीं है उनको, गवर्नमेंट की पैटर्नेज तो नहीं है ना। अब कोई छुप के करेगा, कोई चोरी से करेगा, सरेआम डिटाई के साथ स्मगलिंग नहीं करेगा। और सरेआम डिटाई के साथ स्मगलिंग इस मुल्क में की गई और उसने मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया। सब बलूचिस्तान में कई जगह इस तरह भी कहा जाता है कि ये वाले जो सिटीज़ हैं इनका ज़राए माश ही स्मगलिंग है, तो इसीलिए भी इस चीज़ को कहते हैं कम नहीं किया जाता। जिस जिस तरह मैंने आपको अभी एक तरह के फिगर बताए, उसी तरीके से कहते हैं 1000 पेट्रोल पंप्स, मतलब अगर मैं आपको मिसाल दूं कि जो आइडेंटिफाइड हैं कि ये जो हैं ये सिर्फ कहते हैं ईरानियन ऑयल बेचते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्रैकडाउन उनके खिलाफ मतलब इतना ख़ास नहीं देखा जाता। देखिए विद इन बलूचिस्तान हमने इसको फेज़ वाइज इसको रोकने की बात की थी कि विद इन बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हम उसको डिस्करेज ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली रोक नहीं पा रहे हैं। और स्टेट की अपनी पॉलिसी है कि हम डिस्करेज कर रहे हैं, कभी कभार रोकते हैं, कभी छोड़ते हैं, ताकि वो लोग उस बिज़नेस से निकल के पॉजिटिव बिज़नेस की तरफ आए। उनको हम बेस्प के साथ भी, वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पे बेस्प के प्रोग्राम के साथ भी उनको जोड़ रहे हैं। जिन यंगस्टर्स के पास वो गाड़ियाँ हैं जिम्बाद, और वो इट्सल्फ एक बम लेके फिर रहे होते हैं, पीछे 10,000 लीटर तेल डाला होता है और खुदा ना खास्ता किसी चीज़ को लग जाए तो फ़ौरन आग लग जाती है और कितने ड्राइवर जुलस गए। तो ज़ाहिर है इसको डिस्करेज कर रहे हैं। और बलूचिस्तान के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर रोज़गार नहीं भी है तो ये तो रोज़गार नहीं है। मतलब कि अगर रोज़गार आपके पास इस्लामाबाद के एक नौजवान के पास नहीं है तो मैं इसको इजाज़त कर दूं कि वो वाघा से जाए और स्मगलिंग शुरू कर दे, उमरकोट से जाए सिंध का नौजवान जो है वो स्मगलिंग शुरू कर दे। ये तो नहीं हो सकता सर, तो जिस तरह ऑयल की स्मगलिंग होती है, उसी तरह जिस तरह हमने देखा गया है, जो भी रिपोर्ट आई है कि 23 बिलियन डॉलर जो है ना पर ईयर पाकिस्तान की जो ब्लैक मार्केट है, जिसके अंदर स्मगलिंग भी आती है, डॉलर में हवाला मंडी आती है, तो ये इतना बड़ा फिगर है कि पाकिस्तान की इकॉनमी पहले डिस्टेबलाइज हुई हुई है, लेकिन फिर भी कुछ वाज़ेह इक़दामात जो हैं वो क्यों नहीं लिए जा रहे? या आपकी तरफ से कुछ इस तरह के फैक्ट एंड फिगर्स हैं कि हम एक अपनी आवाम को बता सकें कि यार ये इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन टीवी में नहीं बताया जाता ये चीज़? देखिए मैंने हमेशा हम पर मंथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें सारी डिटेल्स देते हैं कि हमने कितने लीटर ऑयल की स्मगलिंग रोकी है, कितने डॉलर्स पकड़े हैं, कितने वीट के होर्डिंग पे छापे मारे हैं, शुगर पकड़ा है, यूरिया पकड़ा है। और ये जो डॉलर नीचे है ना, ये बगैर इक़दामात के नहीं आया है। ये हम एक सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनने की कोशिश करें। अब डॉलर की स्मगलिंग ब्लू एरिया से हो रही थी। ये एक्सचेंज कंपनियां जो बैठी हुई थी उसमें ए बी सी कैटेगरी है, जिसके पास लाख रुपए है शाम को उसने जाके डॉलर ले लिए और फिर जिधर मर्जी डॉलर भेज दिए। तो ये इस चीज़ को रोका है तो डॉलर नीचे आया है, इस चीज़ को रोका है तो महंगाई पहले से नीचे आई है। पेट्रोल जो नीचे आया वो कैसे आया है? इसी तरीके से आया है। तो कहने का मतलब है कि इंशाल्लाह ताला जब तक हम बैठे हम इसके कम से कम अलाउ नहीं करेंगे। तो सर, एक नारा लगाया जाता है कि कहते हैं कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को पालता है, लेकिन जिस तरह हम पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कहते हैं कराची की बात करें तो स्ट्रीट क्राइम और ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो कारोबार है वो वहाँ पे ठप होके रह गया। लेकिन अब ये चीज़ जो है कि हर कोई आगे कहता है कि हम सबसे पहले कराची को ठीक करेंगे, लेकिन अभी तक वही वाली बात है कि सिर्फ बातें होती हैं और अभी तक कोई क्रैकडाउन वहाँ पे नहीं किया जाता अभी तक, क्योंकि ये एक सिमिलर मसला है। अभी कहते हैं आईजी सिंध की रिपोर्ट थी कि ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं ये तो अब यंग लोग कर रहे हैं। तो हमारी यूथ को किस तरह मतलब किस साइड पे लेके जाया जा रहा है? इसके अंदर इन्फ्लेशन भी आती है, इसके अंदर सब चीज़ें आती हैं। देखिए यूथ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए, और हमारे मुल्क के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारी जो यूथ है 60% यूथ है। अब ये यंगस्टर्स दो तरफ जा रहे हैं, एक क्राइम की तरफ और एक ड्रग्स की तरफ, विच इज़ अलार्मिंग। हमने इनको बनाना था कि ये आईटी एक्सपर्ट बने, ये दुनिया के मार्केट में जाएं, फ्रीलांसरों के काम करें, आईटी एक्सपर्ट बने, लेकिन बदकिस्मती से हम उनको क्या बना रहे हैं? ड्रग एडिक्ट्स बना रहे हैं अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये सारी वो चीज़ें जो शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। अब 18th अमेंडमेंट जब हमारे बनाने वालों ने बना ली तो अब ये सारे सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें आपको डाटा भी दे सकती है या वो क्या करिए, क्योंकि एएनएफ मेरे पास है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, उसकी भी कैपेसिटी बहुत थोड़ी रह गई है बिकॉज बहुत अरसे से किसी ने उस पर इन्वेस्ट ही नहीं किया है, ना एचआर पे इन्वेस्ट किया है, ना इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट किया है। वो एयरपोर्ट्स और आपके बॉर्डर्स जो हैं उनको संभाल ले तो बड़ी बात हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें
अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, ख़ास तौर पे नारकोटिक्स के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसमें लीड में है, ज़रूर कोई ना कोई स्टेप्स ले रहे होंगे। सर, जो यूथ की जिस तरह आपने बात की, अभी एक आपको भी इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि एक पूरा एक डाटा बताया गया है कि 2022 से लेकर अब तक 8 लाख जो प्रोफेशनल जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं। तो क्या मोटिवेशन है पाकिस्तान रहने की? वो एक ही बात है, सिक्योरिटी के मसाइल हैं और इतना ज़्यादा कहते हैं डिस्टेबलाइजेशन है। देखिए, मुल्कों पे ना बुरे वक्त आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे वक्त फेरता हूँ, और फिर वो खुद ही कुरान में कहता है कि तुम पर आजमाइशें भी डालता हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारी कौम पे भी कोई इस तरह की आजमाइश है, और वक्त हमारा भी फिरेगा। हमारी यूथ को डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, उनको अपने वतन की मोहब्बत में रहना चाहिए वतन में। और ब्रेन हमारा अगर बाहर चला जाएगा तो ये मुल्क चलाएगा कौन? तो मैं समझता हूँ कि यकीनन बहुत पॉजिटिव, पाकिस्तान की एक पॉजिटिव स्टोरी भी है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो स्टोरी टेलर। तो ये जो बच्चा अभी आपने मुझसे मिलवाया है, ये पाकिस्तान की पॉजिटिव स्टोरी है। जी। एक 16 साल का, 17 साल का बच्चा जो है, इज़ अर्निंग मोर देन 6 मिलियन अ मंथ। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है, यहाँ पर टैलेंट मौजूद है। बात इतनी है कि उनको किस तरह आप पैट करेंगे, किस तरह पैटनेज देंगे, ताकि वो अपने आप के स्किल्स में डेवलपमेंट। यूथ को हमने एक तो यूथ की जो इंटीग्रेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको स्टेट के साथ जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट की जो मोहब्बत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि इन लिमिटेड टाइम में हम कितना कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस तो है यूथ। सर, माशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो एक कहते हैं जिस तरह मैंने बात की कि कॉन्स्टेंटली नीचे आता जा रहा है, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी आती, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना की कहते हैं सीपेक प्रोजेक्ट है, जैसे कि तो सीपेक प्रोजेक्ट में भी अभी हमने कुछ चर्चे में देखा कि चाइनीज़ ऑफिशियल्स आते हैं, वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर से वही एक सिक्योरिटी के मसाइल उनको दरपेश हैं, क्योंकि कुछ इस तरह के वाक़यात हुए हैं। तो जब जो एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, उसके ऊपर फोकस करना हमारी गवर्नमेंट के लिए फ़र्ज़ होना चाहिए, आप ये कह लें। जा तो इक़दामात तो हम किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर लेके हमने आएँगे कि सीपैक हमने को एक गेम चेंजर बनाएँ? हमने सीपैक को और चाइनीज सिक्योरिटी को फ़र्ज समझ के करा है। हमने एसओपीज डेवलप कर ली, सीपैक और नॉन सीपैक दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए। तमाम एसओपीज बन गई हैं, तमाम एसओपीज पे अमल कराने की कोशिश करते हैं। देखिए, 100% सिक्योरिटी की गारंटी तो कोई कहीं नहीं दे सकता। चाइनीज़ ने पाकिस्तान से ज़्यादा नुकसान जो है वो अफ्रीका में देखा और जगहों पर देखा। तो चाइनीज़ आर आवर ब्रदर्स, आवर फ्रेंड्स, मतलब हमारी उनसे बढ़कर कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही नहीं। तो उनकी सिक्योरिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम पाकिस्तानी कौम, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, हम किसी भी चीज़ पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन इस पर हम डिवाइड नहीं है कि चाइनीज़ जो है वो हमारे भाई है। उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पहले अपने सिरों पे गोली खाएंगे, फिर उनकी बारी आएगी। सर, जिस तरह आप कहते हैं बलूचिस्तान से आपका ताल्लुक़ है और गवादर को कहा जाता है कि ये एक कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए गेम चेंजर है, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आप एक कहते हैं बलोच पॉलिटिशियन, क्या वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं? क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिला है और एट द सेम टाइम हमें कहते हैं गवादर भी देखने को मिल रहा है। तो सर, कहाँ जा रही हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि गवादर इज़ होप, गवादर इज़ गेटवे, और सीपैक इज़ होप। और इकोनॉमिक होप्स और इकोनॉमिक फ्यूचर इज़ इन सीपैक एंड गवादर, और जो हमारी साहिली पट्टी है। तो ज़ाहिर है कि हमारा फोकस है। हर गवर्नमेंट आता है, उसका कोई ना कोई फोकस गवादर पे रहता है। अभी गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइनीज़ ने बनाया है, वो ऑपरेटिव हो जाएगा, पोर्ट के लिए काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बलूचिस्तान में है, चाहे वो माइंस एंड मिनरल सेक्टर हो, चाहे वो आपका कोस्ट हो। इंशाल्लाह ताला बलूचिस्तान ही पाकिस्तान का फ्यूचर होगा, और पाकिस्तान विल राइज। सर, आपका एक इनिशिएटिव है कि जो आपने सोशल मीडिया के ज़रिए एक कहते हैं आपने अपनी सारी चीज़ें, जितने भी आपकी इनिशिएटिव हैं, वो आपने एक आम बंदे तक पहुंचाने हैं। तो उसके बारे में सर आपने क्या एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, ये आप ज़रा देखिए, हमने एक्सप्लेन करें। यहाँ पर एक सोशल मीडिया का सेंटर बनाया मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, जो पहले नहीं था। और आपको पता है एमओआई के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो डेली लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। उसमें नादरा हो, उसमें एफआई हो, इमिग्रेशन हो, पासपोर्ट्स हो, बॉर्डर कंट्रोल हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। तो लोगों के ये मसाइल हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर एक सेंटर, ना सिर्फ एक सेंटर डेवलप किया, बल्कि एक यूनिवर्सल नंबर डेवलप कर रहे हैं, जिस पर मैं यहाँ इस अपने कंट्रोल रूम में बैठ के वो कॉल सुनूंगा, मैं ख़ुद कॉल सुनूंगा, और लोगों के जो मसाइल हैं वो उनके उसी दहलीज़ पर या उसी वक्त उनके लिए ऑर्डर्स होंगे, और फिर उनको हम
फीडबैक भी देंगे, फिर उनको हम फॉलो अप भी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो है, ये जो टाइम है, ये जो एरा है, ये यंगस्टर्स का है, ये यूथ का है। तो यूथ को एंगेज करने का जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दैट इज़ सोशल मीडिया। और जब तक वो मिनिस्ट्रीज़ में नहीं होगा, जब तक हम यूथ को एंगेज नहीं करेंगे, जब तक हम यूथ को ये नहीं बता पाएंगे या लोगों को ये नहीं बता पाएंगे कि व्हाट वी आर डूइंग। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारी मिनिस्ट्री में आते साथ ही मैंने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे आईबी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, उनसे एक रिपोर्ट मंगवाई कि आप यहाँ पर जो हमारे, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, लेकिन यहाँ पर जो थोड़ी बहुत करप्शन, जो करप्ट अनासर हैं, उनके बारे में उनकी आइडेंटिफिकेशन करें। हो गई आइडेंटिफिकेशन, हमने उनको निकाल भी दिया, रिपेट्रिएट कर दिया, किसी को किधर किसी को किधर, लेकिन नो वन नोज। सो सर सोशल मीडिया रिफॉर्म्स किस तरह से आएंगे पाकिस्तान में फिर? देखिए, रिफॉर्म्स का तो बड़ा सीरियस इशू है। देखिए, ये जो अनगाइडेड मिसाइल का सोशल मीडिया है हमारे मुल्क में, इसका कहीं ना कहीं कंट्रोल पॉजिटिव करना ज़रूरी है। जी, क्योंकि हेट स्पीच बहुत ज़्यादा होती है और पाकिस्तान में इस तरह के बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं। जहाँ स्टेट की जिम्मेदारियाँ हैं क्या, और एक सिटीज़न कहता है कि मेरा हक है कि मैं एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच पे, उसका कहता है कि मेरा राइट टू स्पीक है और मेरा राइट टू लिव है, मेरा राइट टू एक्सप्रेस है। लेकिन वहीं पर स्टेट के भी कुछ राइट्स हैं। वहाँ पर स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्ट है, जो आर्टिकल है, वो 6 जो है, एवरी वन ऑफ अस नोज कि आर्टिकल 6 क्या है। लेकिन आर्टिकल 5 भी तो कुछ कहता है, अनकंडीशनल लॉयल्टी टूवर्ड स्टेट, अनकंडीशनल। तो जब अनकंडीशनल लॉयल्टी टूवर्ड स्टेट है, जब हम इस आर्टिकल पे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे या खुद ये समझेंगे कि हाँ यार ये मैंने करना है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसका फैक्टर आ जाएगा। सर, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। जिस तरह हमारे एक माशरे में एक चीज़ है कि हेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, चाहे वो कहते हैं मजहबी हो या चाहे वो एक कहते हैं पॉलिटिशियन आपस में लड़वा रहा हो। तो सर, बहुत ज़्यादा स्पेशल टास्क फोर्सेस भी बनाई जाती है, बेशक वो औरतों के लिए बनाई जाए, सेल्फ डिफेंस के लिए बनाई जाए। तो सर, ये जो टास्क फोर्सेस होती हैं, इनके बनाने के बाद भी हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत ज़्यादा राइज हुआ है। तो क्या ये सिर्फ टास्क फोर्सेस क्या टीवी में बताने के लिए या एक रियल इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी है? देखिए, हम ना एक बुनियादी तौर पे एक इल डिसिप्लिन्ड कौम है। हज़रत क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 चीज़ों का हमें कहा था, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर तीनों नहीं है, और ये जो इल डिसिप्लिन से हमने एक ऐसी कौम तैयार कर ली है कि वो पहले इल डिसिप्लिन तो थे ही, अब बदतमीज़ भी हो गए हैं। और जितने भी आपने देखा है ना कि ये जो रिलीजियस हार्मनी है या सेक्टेरियन हार्मनी है या एथनिक हार्मनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसकी तरफ फोकस नहीं करते। ये टास्क फोर्सेस से ये चीज़ ठीक नहीं होनी है, ये ठीक होनी है सोसाइटी की ओवरवेलमिंग इस रियलाइजेशन के साथ कि हम देखें ना, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं अपने हॉस्टल में, कॉलेज में, टीचर्स जो, हम अजीम कौम है। हम कोई अजीम कौम नहीं है भाई, अजीम कौमें ऐसी नहीं होती हैं। जिस दिन हमें ये रियलाइजेशन होगी कि हम अजीम कौम नहीं और हमने अजीम कौम बनना है, तो ये जिन इशूज़ की तरफ आपने निशानदेही की है, ये सेट हो जाएंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम एक किसी उम्मीद के साथ कहते हैं, आपकी और मेरी एक कॉमन उम्मीद है, जो एक आम पाकिस्तानी की उम्मीद है कि पाकिस्तान फिर से अपनी बुलंदियां देखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।